तो यहाँ गोश के लिच की स्पेल को रिफ्लेक्ट करने की वजह से लिच बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और सभी लोगों की जान बच जाती है। और आस्था गोश और फिनरल से पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या। तब गोश उन्हें बताता है कि उसने लिच की स्पेल को रिफ्लेक्ट कर दिया था, जिस वजह से लिच नहीं बच पाया। तब इसके लिए कैप्टन यामी गोश को शाबाशी देने लगते हैं और कहते हैं कि उसने आते ही पूरी लड़ाई का श्रेय ले लिया है। जिस वजह से गोश उन्हें बताता है कि अगर कैप्टन यामी ने उसे ना चुना होता तो वो आज वहाँ पर ना होता। जिस वजह से कैप्टन यामी कहने लगते हैं कि इस तरह तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। तब आस्था ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है और कैप्टन यामी को कहने लगता है कि उन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं है। जिस वजह से कैप्टन यामी उसके सिर को पकड़ लेते हैं और एक बंदे को हराने की वजह से ज्यादा अहंकार करने से मना करते हैं। तब फिनरल सबको शांत करने लगता है और कहने लगता है कि उन सभी ने मिलकर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। जिस वजह से कैप्टन यामी और गोश उसे देखने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसने किया ही क्या है। तब फिनरल कहने लगता है कि उसी के स्पेशल मैजिक की वजह से वो लोग वहाँ पर पहुंचे हैं, पर कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा होता। और गोश फिनरल को उसे वापस मैरी के पास भेजने के लिए कहता है ताकि वो मैरी से गले मिल सके और जो गोश ने आज किया है उसके लिए मैरी उस पर गर्व फील कर सके। तब फिनरल उन्हें बताता है कि अब उसके पास मैजिक पावर नहीं बची है, जिस वजह से उन्हें फिनरल के मैजिक वापस आने तक का वेट करना होगा। और ये सुनकर कैप्टन यामी उसे यूजलेस कहने लगते हैं। तब वो सभी लोग लिच के पास चले जाते हैं। लगता है इसके अल्टीमेट स्पेल ने इसे ही बहुत ज्यादा छूट दे दी है और अब तो मेरे अलावा गोश भी इसे संभाल सकता है, तो इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना गोश कि मैंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम एक दिन इसे जरूर समझोगे। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, पर अब हम तुम्हें मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स लेकर जाने वाले हैं, जहाँ पर तुम हमें द आई ऑफ मिडनाइट सन के बारे में सब कुछ बताओगे। और अब जब मैंने वर्मिलियन का बदला ले लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पर रुकिए जरा, कैप्टन वर्मिलियन तो अभी तक मरे ही नहीं है। अपनी बकवास करना बंद करो और इतनी माइनर डिटेल्स को इग्नोर किया करो। तो चलो फिर डार्क बाइंडिंग स्पेल को ढूंढा जाए। तब कैप्टन यामी अपने डार्क मैजिक से उन दोनों को बांध देते हैं और यहाँ नियान विलेज में नोएल सैके से पूछ रही होती है कि आखिरकार रीइंफोर्समेंट्स कहाँ पर रह गई हैं। जिस वजह से सैके उसे बताता है कि उसने पहले ही कैप्टन यामी को इस बारे में बता दिया है और वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ से निकल गए थे। जिस वजह से नोएल को समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर कैप्टन यामी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो आखिरकार गए कहाँ पर हैं। तब नोएल और रेबेका को बाहर से आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो लोग बाहर चले जाते हैं। और यहाँ सैके डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में अपने कैप्टन को भी बता के रहेगा, पर उसे याद आता है कि कैप्टन जैक कितने ज्यादा खतरनाक हैं, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। तो यहाँ सारे बच्चे नियान विलेज में वापस आ गए होते हैं और इस वजह से पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो नोएल और रेबेका भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बच्चों से बात करके उन्हें पता चलता है कि कुछ मैजिक नाइट्स ने आकर उन्हें बचा लिया है। जिस वजह से एक लड़की की माँ नोएल को इसके लिए थैंक यू कहने लगती है और नोएल कहने लगती है कि ये तो मैजिक नाइट की ड्यूटी है, पर उसे इस बात का बुरा लग रहा होता है कि वो हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाई है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कैप्टन यामी उसे अकेला छोड़कर वहाँ से क्यों चले गए हैं। तब कुछ बच्चे सिस्टर थेरेसा के बारे में भी बताते हैं और रेबेका लूका और मार्को को ढूंढने लगती है और नोएल को भी आस्था और गोश कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते। तब नैरो नोएल को चर्च के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वहाँ के लोग सिस्टर थेरेसा को हील कर रहे होते हैं और लूका और मार्को भी वहीं पर होते हैं, जिन्हें देखकर रेबेका खुश हो जाती है। तब रेबेका सिस्टर थेरेसा का हालचाल पूछने लगती है, जिस वजह से सिस्टर थेरेसा उसे बताती है कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो अगले 100 साल और जिएंगी। तब नोएल देखती है कि मार्को के पास आस्था की रोब है, जिस वजह से मार्को उसे बताता है कि वो रोब आस्था ने उसे दी है ताकि मार्को को अकेला महसूस ना हो। जिस वजह से नोएल उससे पूछने लगती है कि आखिरकार आस्था है कहाँ। तब मैरी उन्हें बताती है कि आस्था अभी भी केव के अंदर है क्योंकि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। जिस वजह से नोएल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और नेजी उसे बताता है कि वहाँ पर द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर आ गया है, जिसके साथ ब्लैक बुल्स लड़ रहे हैं। और मैरी और नेजी की बातों से नोएल को पता लग जाता है कि वहाँ पर आस्था के साथ साथ कैप्टन यामी, गोश और फिनरल भी मौजूद हैं। तब मैरी नोएल को बताती है कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि उसे अपने भाई पर भरोसा है और नोएल को भी इस बात पर यकीन होता है क्योंकि वो सारे लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो खैर इसका मतलब कैप्टन यामी के साथ फिनरल और गोश भी गए हैं, तो वो भी तो मुझे अपने साथ आस्था के पास लेकर जा ही सकते थे ना। पर आखिरकार मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो आस्था की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। हाँ, ये शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि मुझे अपने साथी मैजिक नाइट्स की चिंता है। तो नोएल अपने इमोशंस को संभालते हुए नेजी से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से नेजी उसे पूरी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ केव में सभी लोग फिनरल के मैजिक के रिप्लेनिश होने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिस वजह से कैप्टन यामी उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसकी मैजिकल पावर अभी भी वापस नहीं आई है। पर फिनरल उन्हें फिर से मना कर देता है, जो कि घोष और कैप्टन यामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर तब घोष को लगता है कि वो जितना ज्यादा देरी से मैरी से मिलेगा तो मैरी उतनी ही ज्यादा खुश होगी, जिस वजह से वो वेट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आस्था इस चीज के बारे में घोष से पूछने लगता है, मैं तुम्हें मैरी के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। अब आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जो भी मैरी के करीब जाता है वो मेरा दुश्मन बन जाता है, तो इसलिए तुम मेरे
दुश्मनों। तो कैप्टन यामी को भूख लग रही होती है, जिस वजह से वो फिनरल को कुछ खाने के लिए मंगवाने के लिए कहते हैं, पर फिनरल उन्हें कहता है कि वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। तो अचानक से उन्हें किसी के मैजिक का एहसास होने लगता है, पर आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो मैजिक को महसूस नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर एक स्पेशल पोर्टल खुल जाता है जहाँ से लिच के 3 साथी बाहर आ जाते हैं और उन सभी को एहसास हो जाता है कि वो लिच की मदद करने आए हैं। तब आस्था को समझ नहीं आ रहा होता कि लिच का वो साथी तो बेहोश है जो कि स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो आखिरकार लिच के बाकी साथी स्पेशल मैजिक यूज करके वहाँ पर कैसे आ गए हैं। तो लिच का एक साथी राया ये देख के हैरान होता है कि लिच और वेल्टॉस हार चुके हैं, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब उसे मेहनत करनी पड़ेगी और उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता है। और इसी वजह से वो बहुत तेजी से कैप्टन यामी के ग्रिमोर के पास पहुंच जाता है और उसे टच करने लगता है। तब कैप्टन यामी को एहसास हो जाता है कि राया भी लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है और इस वजह से वो डार्क मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर राया उस हमले से बच जाता है और उसके शोल्डर पर सिर्फ एक छोटा सा कट ही आता है जिसे वो लाइट मैजिक से हील कर लेता है। तब आस्था ये देख के हैरान हो जाता है कि राया भी लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। माफ कर देना साथियों कि मैं इस तरह हार गया। लगता है मेरी ताकत इन्हें हराने के लिए काफी नहीं थी। लिच, क्या तुम्हें चोट लगी है? फाना, अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो इसलिए मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। तब फाना फ्लेम रिकवरी मैजिक को एक्टिवेट कर देती है जिससे कि लिच कैप्टन यामी के डार्क मैजिक से आजाद हो जाता है और हील होना स्टार्ट हो जाता है। और लिच को पूरा भरोसा होता है कि अब उसके साथी आगे की लड़ाई को संभाल लेंगे। तब राया लिच को समझाने लगता है कि उसे अकेले सब कुछ नहीं संभालना चाहिए था और उसी की वजह से उसका ये हाल हुआ है। तब लिच का हाल देखकर वेटो कैप्टन यामी और बाकी सभी को धमकी देने लगता है और उन्हें बताता है कि अब वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फाना भी उनसे कहने लगती है कि वो उनसे नफरत करती है क्योंकि उन्होंने लिच को हर्ट किया है। तब आस्था उन सब के बारे में पूछने लगता है। ये लोग द आई ऑफ मिडनाइट सन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स हैं और ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं और इन्हें थर्ड आई कहा जाता है। तो फिनरल कहने लगता है कि लिच इस चीज के बारे में झूठ कह रहे हैं कि वो तीनों उससे ज्यादा ताकतवर हैं, पर राया उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोवर किंगडम ने क्लोवर को अपना सिंबल माना है और क्लोवर के लीव्स उन अच्छे वर्ड्स को बिलोंग करते हैं जो कि तुम लोगों पर बिल्कुल भी सूट नहीं करते और वो 3 वर्ड हैं फेथ, होप और लव। तो इसलिए मैंने अपने साथियों को इससे ऑपोजिट नाम दिए हैं। फेथ के ऑपोजिट है राया द डिसलॉयल, होप के ऑपोजिट है वेटो द डिस्पेयर और आखिरी में लव के ऑपोजिट है फाना द हेटफुल। तब उनके नाम सुन के फिनरल और घोष हैरान हो जाते हैं, पर कैप्टन यामी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और कहने लगते हैं कि उनके नामों से ये पता नहीं लगता है कि वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर हैं। जिस वजह से राया कहने लगता है कि अब तो उन्हें अपनी ताकत को प्रूव करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं राया कैप्टन यामी की तरह ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और अपने कॉपी मैजिक से कैप्टन यामी के ऊपर हमला कर देता है। तो कैप्टन यामी कहने लगते हैं कि उसने उनकी स्पेल को कॉपी किया है, तो इसलिए वो उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक डालेंगे और अपने डार्क स्पेल से हमला करके उसकी स्पेल को काट देते हैं। तो यहाँ वेटो अपने बीस्ट मैजिक से आस्था, फिनरल और घोष के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि वो तीनों बच जाते हैं और आस्था उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर फिनरल और घोष का मैजिक अभी भी वापस नहीं आया होता, जिस वजह से वेटो जैसे उनके ऊपर हमला करता है वैसे ही कैप्टन यामी उसे रोकने आ जाते हैं, पर वेटो उनके हमले से बच जाता है। जिस वजह से कैप्टन यामी को लगने लगता है कि वेटो उनकी की को पढ़ रहा है। तो वेटो और कैप्टन यामी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं वेटो कैप्टन यामी की तलवार को तोड़ देता है। तो वेटो कहने लगता है कि वो उन लोगों के चेहरे पर निराशा देखने का इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसे सबसे ज्यादा मजा उसी में आएगा। पर कैप्टन यामी उसे अपनी बकवास बंद रखने के लिए कहते हैं और कहने लगते हैं कि उनकी तलवार बहुत ज्यादा महंगी थी जिसके पैसे अब उसे देने पड़ेंगे, जिसे सुनकर फिनरल हैरान हो जाता है। तब फाना फ्लेम मैजिक से उनके ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं उसने सैलेमेंडर को भी बुला लिया होता है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ तो इसलिए तुम लोगों को मरना ही होगा। तो सभी लोग फाना के हमले से बच गए होते हैं और सैलेमेंडर को देखकर उन सभी को समझ में आ जाता है कि फाना स्पिरिट मैजिक का इस्तेमाल कर रही है और आस्था सोचने लगता है कि क्या ये बिल्कुल यूनो की स्पिरिट मैजिक की तरह है। तो कैप्टन यामी नोटिस करते हैं कि चाहे सैलेमेंडर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है पर फिर भी उन्हें खरोच आ गई है और हम देखते हैं वो तीनों उन्हें मारने के लिए तैयार होते हैं। तो कैप्टन यामी अपने डार्क मैजिक वाले बोल से बाहर आ जाते हैं और उन तीनों को वहीं पर रहने के लिए कहते हैं ताकि वो उन लोगों से अकेले लड़ सके। तो राया डार्क मैजिक से कैप्टन यामी के ऊपर हमला कर देता है पर कैप्टन यामी उसके हर एक हमले को काट देते हैं, जिस वजह से वेटो कैप्टन यामी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है पर कैप्टन यामी उसके भी हमलों को रोक रहे होते हैं, जिस वजह से राया ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार कैप्टन यामी इस तरह कब तक टिके रहेंगे। तो राया और वेटो मिलकर कैप्टन यामी के ऊपर एक साथ हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से कैप्टन यामी के शरीर के ऊपर खरोचे आनी स्टार्ट हो जाती हैं और फिनरल और घोष का मैजिक अभी तक वापस नहीं आया होता है, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो लोग क्या करें। तब आस्था कैप्टन यामी को उसे बाहर निकालने के लिए कहने लगता है ताकि वो कैप्टन यामी की मदद कर सके। तुम चुपचाप वहीं अंदर रहो और क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी इस तरह चिंता करने के लिए तुम्हें अभी 1000 साल और वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए चुपचाप बैठ
के इस लड़ाई को देखते रहो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी लिमिट्स को सरपास करने वाला हूँ। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे यामी, पर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथी एक मैजिक नाइट कैप्टन जितने ही स्ट्रांग हैं, तो इसलिए तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर भी तुम इन्हें नहीं हरा पाओगे। तब वैटो और राया इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कहने लगते हैं और हम देखते हैं वो दोनों और फाना मिलके अपने अपने मैजिक से कैप्टन यामी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से आस्था और बाकी सबको उनकी चिंता होने लगती है। पर तभी कैप्टन यामी के सामने एक स्पेशल पोर्टल खुल जाता है और उसमें से अलग अलग हमले निकल के उन तीनों के मैजिक को काट देते हैं। तब हम देखते हैं कैप्टन जैक, कैप्टन नोजेल और कैप्टन शार्लेट वहाँ पर आ चुके होते हैं। यामी, लगता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे थे, तो चलो फिर अब हमें इनके साथ खेलने दो। और इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर ये सभी लोग एक मैजिक नाइट कैप्टन जितने स्ट्रांग हैं, तो चलो फिर इस थ्योरी को टेस्ट किया जाए। तो कैप्टन यामी कहने लगते हैं कि अगर वो लोग थोड़ी देर रुक के आते तो वो अपनी लिमिट्स को सरपास कर लेते, और उन सबसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो सभी लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। तुम अपनी हालत देखो और तुम अभी भी ये सब कुछ कह रहे हो। लगता है मुझे किसी दिन तुम्हें अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा, तो इसलिए उस दिन का इंतजार करो फॉरनर। मुझे यकीन नहीं हो रहा यामी कि तुम इतने ज्यादा पैथेटिक हो सकते हो कि तुम्हें हमारा सहारा लेना पड़े। तो कैप्टन यामी उन्हें अपनी बकवास बंद रखने के लिए कहते हैं और आस्था और फिनरल मैजिक नाइट कैप्टन्स को वहाँ पर देखकर हैरान हो गए होते हैं। पर गोश को पता ही नहीं होता कि आखिरकार वो लोग है कौन, क्योंकि उसके लिए मैरी के अलावा इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जिस वजह से फिनरल उसे बताने लगता है कि वो सभी लोग मैजिक नाइट कैप्टन्स हैं। तब फिनरल सभी कैप्टन्स और उनकी स्क्वाड के बारे में बताने लगता है और वो कैप्टन शार्लेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो उनकी ब्यूटी को देखकर लट्टू हो चुका होता है। तो द आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि मैजिक नाइट कैप्टन्स उनकी टक्कर के नहीं है। और फाना उन लोगों को मारने के बारे में कहने लगती है, जिस वजह से कैप्टन जैक भी उन्हें काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सारे लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक्साइटेड होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।